नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 22 मई 2020 को जारी उस शासनादेश को रद्द कर दिया है जिसपे पूर्व सैनिकों को केवल एक बार सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कही गई थी। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 के तहत दिए गए प्रावधानों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अधिनियम में एक बार तक सीमित आरक्षण की कोई भी शर्त नहीं है। यह फैसला पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे पूर्व सैनिकों का अपमान बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार की असंवेदनशील मानसिकता को उजागर कर दिया है। तो उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है और विधिक अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है सरकार उसका पालन करेगी और उसका अध्ययन करने के बाद हम उस पर जो है सरकार अपना वक्तव्य देगी। सरकार का वो शासनादेश जो इन्होंने 2020 में लागू किया था उसमें इनका ये नियम था कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार दिया जाए। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी और उसमें ये उनका जो आदेश था एक बार आरक्षण का उसको रद्द करते हुए और सैनिक कई बार आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो फौजियों के प्रति मानसिकता है, जो वीर सैनिक है, जो उनका अपमान करने की नीयत से इन लोगों ने जो शासनादेश जारी किया था, आज उसका हाईकोर्ट ने कड़ा जवाब दिया है। और जो सैनिकों की बात करते थे, जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर सेनाओं में जाते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वे उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखती है। आज हम धन्यवाद भी देते हैं माननीय न्यायालय का जो उन्होंने जो हमारे वीर सैनिक है उनके पक्ष में निर्णय दिया और ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो वीर सैनिक सदैव देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके प्रति भाजपा की क्या मंशा है। इससे स्पष्ट है कि ये सैनिकों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको जो लाभ मिलने चाहिए थे सरकार उससे उनको वंचित रखना चाहती है। देखो, इस मामले में सैनिक बहुल्य राज्य में ये न्यूज एक ऐसे वरदान के रूप में है कि हर पूर्व सैनिक उत्साहित है, क्योंकि वो देखता था कि जब भी वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता था तो आनंद फानंद में कभी कभी वो अपने जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसके बिलो भी ले लेता था पोस्ट को। और अब उसको माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो आज फैसला आया है, अब वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता रहेगा और अगर वो उस पोस्ट को पाएगा तो वहाँ भी वो आरक्षण का हकदार होगा। ये बहुत ही खुशी की न्यूज़ है, क्योंकि उत्तराखंड जो सैनिकों की एक ऐसा राज्य है जिसमें सारे किसी भी युवा का एक सपना होता है फौज में ज्वाइन करना। और जब से इस सरकार ने अग्निवीर योजना दी है, उससे आहत जो सैनिक समाज है आज उसको एक मलहम पट्टी मिली है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और निश्चित तौर से आज हम ऋणी हैं उस न्याय पद्धति का जो आज हमारे इस दर्द को समझ पाई है। नहीं तो हमें बड़ा दुख होता है कि सैनिकों के बूते राजनीति करने वाली आज ये सरकार जो है हमेशा सैनिकों के वेलफेयर के लिए कतराती क्यों है, ये बहुत बड़ा अचंभा हमारे बीच में है। क्योंकि जब भी शुरुआत में भी जनरल बीके सिंह ने एक बड़ी महा रैली की थी हरियाणा में और उस रैली के बूते 2014 में सरकार ने इस देश में अपनी सत्ता का झंडा लहराया। लेकिन आज सैनिकों को धीरे धीरे, क्योंकि हमने जंतर मंत्र में भी बहुत बड़े आंदोलन खड़ा किए वन रैंक वन पेंशन पे, क्योंकि उसकी जो विभिन्नता जो असमानता है उसके लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज हाई कोर्ट ने सैनिकों के जो आंसू पहुंचे हैं इसके लिए वी सैल्यूट आवर हाई कोर्ट ऑन दिस जजमेंट। सेना के जवान 17 साल 20 साल या 24 साल नौकरी करके आते हैं, उनके लिए आज तक जो है केवल एक ही मौका होता था कि जो एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन बेनिफिट था वो उनको एक बार ले सकते थे। क्योंकि 22 मई 2022 को हमारे
उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि जिसमें जो है हम रिजर्वेशन केवल एक बार ले सकते हैं एक्स सर्विसमैन का, लेकिन उसके खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका दायर की गई और कल हमारे ऑनरेबल कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे पक्ष में दिया है कि अब जो है सेना का कोई भी जवान जो एक्स सर्विसमैन है वो प्रदेश या केंद्र के किसी भी सरकारी पद के लिए हर बार जो है अपना जो रिजर्वेशन जो उसको सेना से मिलता है या जो सैनिक का जो एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आप सबको जागरूक करने के लिए मैसेज मैंने डाला है। मेरी सबको शुभकामनाएं और बेनिफिट लीजिए। बहुत सारे सैनिकों को इसका संज्ञान नहीं होगा, तो ये जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, और उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद भी बोलते हैं कि उत्तराखंड सरकार तो सैनिक विरोधी है, बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है। जिस तरह से सैनिकों का अपमान उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो इनके खिलाफ जो संज्ञान जो एक फैसला दिया है, एक बहुत ही उत्तराखंड सरकार के उस आदेश पर जो इन्होंने 22 मई 2022 को जो पारित किया था उस पर एक तमाचा है। और पूरा सैन्य समाज अपने हाई कोर्ट का जजों का, जिन्होंने ये निर्णय लिया है, जिन्होंने ये आदेश दिया है, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए अब चारधाम की यात्रा की तर्ज पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार की यह नीति 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है और जिसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले सभी पर्यटकों को मसूरी आने से पहले जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और जिसमें कि पंजीकरण के बाद पर्यटकों को एक QR कोड एंट्री पास मिलेगा और जिससे कि मसूरी की 3 मुख्य प्रवेश द्वार किमाड़ी, कैंपटी, फॉल और उसके साथ साथ कुछाल गेट पर भी दिखाकर ही प्रवेश मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई व्यवस्था को सुरक्षा और पर्यटक की सुविधाओं के लिए प्रबंध के लिए बेहद ही जरूरी बताया। सरकार का कहना है कि इससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों की सटीक संख्या का पता चलेगा और जिससे कि भीड़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक व्यवस्था में मदद भी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। इम्पैक्ट भी जाता है, तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये रही है कि रजिस्ट्रेशन जो है मसूरी आने से पहले नहीं कराना है, मसूरी में आने के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। मसूरी में आने के बाद पर्यटक का रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो होटल स्वामी और होम स्टे स्वामी तथा जितने भी अकोमोडेशन यूनिट्स हैं वो करेंगी। इससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। इसमें पहले ये था कि जो आकर के पर्यटक को आने से पहले रजिस्टर कराने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। अब जो है वो मसूरी बगैर रोक टोक के आराम से आ सकता है तथा अपना रजिस्ट्रेशन यहीं पे होटल काउंटर्स पे हुआ। बाकी किसी प्रकार की वृद्धि या किसी प्रकार की डिक्रीज होने का कोई भी संभावना हम लोग नहीं देखते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, ये एक एनजीटी का ऑर्डर था
जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है, जिसमें कि उन्होंने उनको बेसिकली यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के और नंबर को रेगुलेट करने के लिए टूरिस्ट के नंबर्स को प्रॉपर जानकारी लेने के लिए उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कर। अब खबर रामनगर से है, जहां क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अवैध मज़ारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि प्रशासन ने रामनगर के ढेला और ढिकुली इलाके में बनी 3 अवैध मज़ारों पर बुलडोजर से उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की सख्ती बताया। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ ने कानून व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम भी बताया। साथ ही साथ बता दें कि इन सभी मज़ारों की बिना किसी वैध अनुमति के रिसोर्ट परिसरों के भीतर बनाया गया था और जहां पर कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम प्रबोध कुमार के साथ साथ राजस्व विभाग, वन विभाग और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम भी मौजूद रही। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के पीछे लंबे समय से मिल रही शिकायतें और क्षेत्र में लगातार फैल रही अवैध धार्मिक ढांचों का बढ़ता दबदबा एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। 3 अवैध मज़ारें थी, जिसमें 2 ढेला में थी, एक रिजॉर्ट के अंदर थी तथा एक ढिकुली में एक रिजॉर्ट था उसके अंदर थी। और उसके जो मालिक थे उनकी तरफ से सहयोग चाहा गया इसको हटाने के संबंध में। तो आज प्रशासनिक टीम ने उनको सहयोग प्रदान करते हुए उस मज़ारों को हटा दिया गया वहाँ पर से। सब पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। 2 अवैध मज़ारें ढेला से थी और एक अवैध मज़ार जो ढिकुली से थी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां प्रेमानंद महाराज के वायरल बयान पर अब हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची भी खुलकर मैदान में आ गई हैं। आपको बता दें कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को युवाओं का भविष्य तबाह करने वाले बताने वाले प्रेमानंद महाराज के बयान का जहां एक और विरोध हो रहा है, तो वहीं साध्वी प्राची ने इसे बिल्कुल सही करार दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि आज की महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बनाए रखती हैं और जिसके कारण मेरठ जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, जहां महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या तक कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज का पक्ष लेते हुए कहा कि जब समाज की हकीकत ऐसी है तो सच्चाई बोलने में गलत कैसे हो सकता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं बहुत सम्मान करती, पूरा समाज करता है और उनकी जो वक्तव्य होता है, उनकी जो प्रवचन होता है वो बहुत अच्छा होता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। पूज्य महाराज जी ने किस उसको प्रकरण को लेकर की ये बात कही, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई है कि जो बेटियां अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, कई कई बॉयफ्रेंड रख रही है, वो घर नहीं बसा सकती। ये बात बिल्कुल सच है और ये ठीक कहा है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने, ये गलत नहीं कहा है। पति परमेश्वर होता है और जब शादी के बाद 4-4 बॉयफ्रेंड 5-5 आएंगे तो घर कैसे बसेगा उसका। इसीलिए जरूरी है कि भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति के संस्कारों से ओत-प्रोत बेटियां अपना घर बसाएं। हाँ, देख रहे हैं आज वेस्टर्न कल्चर का परिणाम। मेरठ के अंदर बॉयफ्रेंड के चक्कर में 15 टुकड़े करके उस बच्चे को नीले ड्रम में पैक किया। अभी सोनम रघुवंशी का केस सुना है, वो भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में हुआ। तो भैया ये जो केस जितने लड़कियों के जो लड़कियां कर रही है, ये सब बॉयफ्रेंड के चक्करों में हो रहा है, रील बनाने के चक्करों में हो रहा है। आज हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कार छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए उसका परिणाम समाज के सामने। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बयान दिया है अपने वक्तव्य के द्वारा, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जैसी जिसकी मति, जिसकी बुद्धि जैसी होगी उसकी सोच वैसी होगी। प्रेमानंद जी महाराज जी जो आज के समय में युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, समाज के प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि घर बसाने के लिए ये जो 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड जो आ रहे हैं, 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड आ रही है, ये घर नहीं बसने दे रही है। उसका परिणाम आप सबके सामने है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।
अब खबर डोईवाला से है, जहां बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में पर्वतारोहण के लिए 25 साहसी जवानों के दल को बीएसएफ प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के आईजी अशोक कुमार ने तिरंगा झंडा दिखाकर मिशन के लिए रवाना किया। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाला के बीएसएफ सेंटर में एक कार्यक्रम में नई दिल्ली बीएसएफ के प्रशिक्षण संस्थान के आईजी अशोक कुमार ने कहा कि वैसे तो हमारी ये टीम सीमा की रक्षा के साथ ही अनेक साहसी कार्यों को करने में भी निपुण है, लेकिन ऊंची चोटियों को फतह करने का जो साहस बीएसएफ के जवानों में है वो हमारी पहचान है। तमाम कठिनाई और ऊंची चोटियों को फतह कर चुके बीएसएफ के अधिकारी लवराज सिंह धर्मशकुतु, जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं आपको बताते चले कि पर्वतारोहण टीम में महिला जवान भी शामिल हैं और उनके जोश और जज्बे को देखकर कहा जा सकता है कि वो इस मिशन को बेहद आसानी से पूरा कर लेगी। उनके पास है, हम लोग तो टाइगर मेरा नाम सिरिंग चोरोले और मैं लद्दाख से हूँ जी। हम बहुत खुश हैं और दोबारा हमको मौका मिला है। इससे पहले हमने मुकुट किया था और वो 7000 का पिक था जो हमने सक्सेसफुली सबमिट करके आए हैं और ये हमें सेकंड चांस मिला है, तो इसमें हमें बहुत खुशी मिल रहा है और होपफुली हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करके आएंगे। तो ये दल है, लगभग उसमें 22 सदस्य हैं और 3 एडम के लोग हैं। 25 लोगों का ये दल है जो कि 4 चोटियों को कवर करेगा, जो कि सारी चोटियाँ 6000 फीट से ऊपर हैं, 6000 मीटर से ऊपर हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा दल ये चीज़ सफलतापूर्वक करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल ये पीक पे चढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ जो पुराने एक्सपीडिशन गए हैं उनके थ्रू जो कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ है उसको भी वहाँ से लेके आएगा। सो न केवल ये पर्वतारोही दल जो है पीक वे क्लाइम करने के लिए जा रहा है, बल्कि हमारा एक संदेश देना है लोगों को कि हम नेचर का भी बहुत ज़्यादा आदर करते हैं और उसमें जितनी अगर कोई गंदगी वगैरह है उसको हम साफ करके लाएंगे और नेचर को क्लीन करने का भी एक हमने बीड़ा उठाया है। देखिए, उनको तो लवराज जी को वो तो हमारे देश की शान है और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 7 दफ़ा वो एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पूरे पुराने एक्सपीरियंस से सारे दल को लेके जाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और सफलतापूर्वक इन चोटियों का पे फतेह प्राप्त करेंगे। मेरा नाम मुनमुन घोष है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो इससे पहले भी मैंने बीएसएफ से 3 पिक किया हुआ है। 2022 में मैं ब्लैक पिक में गई थी, उसके बाद 2023 में माउंट मानासुलू में गई हूँ, 24 में माउंट मुकुट में गई हूँ। मानासुलू जो है कि 8000 से ज़्यादा है हाइट, उसकी 8163 है और माउंट मुकुट है 7200 समथिंग है। तो बीएसएफ ने हमें मौका दिया है, मतलब लड़कियों को अपना साहस दिखाने का, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और भी लड़कियां आए हमारी टीम में शामिल हो और हम इसको अच्छे से कर सकें। अभी कितनी लड़कियां हैं इस टीम में? हमारी टीम में तो 12 लड़कियां हैं, जिसमें से 6 लड़की हम सिलेक्शन मतलब पाया है इसके लिए। तो आगे भी और लड़कियां आई है जो करेंगी, उनको बेसिक और एडवांस करवाया जाएगा, उसके बाद वो माउंटेनिंग में आगे जाएंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां क्षेत्र से एक बेहद ही हृदय विदारक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज सुबह रामनगर के ग्राम पूछड़ी के पास फौजी कॉलोनी के समीप बह रही कोसी नदी में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों की नजर तब नदी किनारे पड़ी जब एक कपड़े में लिपटे शव पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना भी दी और जानकारी मिलने पर रामनगर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां नवजात शिशु के शव को कब्जे में लिया जा चुका है। आपको बताते चले कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने यह भी बताया कि फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भी आगे भेज दिया है। इस मामले में पंचनामा जो है वो भरने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। फिलहाल आपको बता दें कि सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शिशु का जो है शव कोसी नदी के किनारे पूछड़ी में मिला है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचा, सबको कब्जे में लिया गया है और उसका पंचायतनामा की कार्रवाई कर वास्ते पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मुश्किल 24 घंटे के अंदर का है। भ्रूण का शिशु पूरा शिशु है।
खबर जसपुर से है, जहां 2 दिन पूर्व विद्युत विभाग के कर्मचारी सतीश कुमार जोशी की लाइन मरम्मत के दौरान करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब सतीश जोशी विद्युत लाइन को सुधारने के लिए कार्य में लगे हुए थे, लेकिन सुरक्षा मानकों की कमी और विभागीय लापरवाही से इस दुखद घटना का वो कारण बनी। तो वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों और कर्मचारी संघों की घटना के बाद विभाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई। तो वहीं बताते चले कि घटना के बाद विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जशपुर के अवर अभियंता अजहर को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्हें काशीपुर हाइड्रल में अटैच किया गया है। विभाग की ओर से जल्द ही एक जांच टीम का भी गठन किया जाएगा, जो कि पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। साथ ही साथ बताते चलें कि विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि जेई की लापरवाही साबित होती है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, कल शाम लगभग 8 बजे एक दुर्घटना घटी थी लाइन में काम करते हुए। तो उसका हमें बड़ा दुख है और इसमें जो भी हमसे सहायता हो सकती है उसको हम करेंगे और हम इसकी जांच भी करेंगे कि ये इसका कारण क्या रहा और बड़ा दुख का विषय है। अब खबर देहरादून से है, जहां 3 अगस्त को पुलिस और आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बताते चले कि जनपद के 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस संबंध में एसएसपी देहरादून ने सभी ड्यूटियों में लगे पुलिस कर्मियों को भी ब्रीफ किया और साथ ही साथ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं। वहीं आपको बताते चले कि परीक्षा केंद्रों पर केवल अभ्यर्थियों और ड्यूटी स्टाफ को ही प्रवेश मिलेगा और जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो वहीं बता दें कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो वहीं अभ्यर्थियों की कड़ी चेकिंग भी की जाएगी और सभी ड्यूटी स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। अब खबर हरिद्वार के जिले छबरेड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां गांव कोटवाल आलमपुर में शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने डॉक्टर तेजपाल के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर फायरिंग भी की। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में वंश और सुशील नामक 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को पहले रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां हालात को गंभीर देखते हुए उन्हें हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही छबरेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है। घर की एक बुजुर्ग महिला ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि पिछले 1.5 माह से 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और उसी के चलते आज यह हमला हुआ है। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश को शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल लेकर आया यहाँ। कौन आया था? वो उसका नहीं पता जी मुझे कौन था। कितने बंदे थे? वो तो अकेला था जब तक। फिर आए हुए सारे। कौन कौन थे? पॉलिस्टर, बालिस्टर, मनोज, सनोज और एक का और नाम उसका मैं भूल गई, सारा को जानती हूँ। तो घर पर आएगा उन्होंने घर पर आकर गोली चलाई। यहाँ मोटरसाइकिल गेर का गाड़ी थी पहले दरवाजे पर आकर। इन्होंने कही घर पर आकर गाड़ी दोगे? अब हाँ, अब साढ़े थमजा भी बताऊंगा हम तुम्हें। तो इतने में उन्होंने आके एकदम मोटरसाइकिल को फेंक कर राइफल, रिवाल्वर सारे परिवार को ले अपने चाचा को, लड़कों को भी अपने आप। कितनी गोली लगी? कितनी फायरिंग होगी? फायरिंग तो 20 हुई है और लगी है 3 हमारे बच्चों को। 3 बच्चे? 2 बच्चों को लगी है 3 गोली। हाँ जी, गोली 20 लग छोड़ी उन्होंने। और कहाँ ले गए उन्हें रुड़की ले गए, कहाँ ले गए मुझे लेने गए ना मुझे पता। किस बात लेकर झगड़ा है? क्या पहले झगड़ा हुआ जी, हमारी लड़की का फोटो लगाया उन्होंने उस पर मोबाइल पर। किसने? क्या नाम है उसका? कोई नहीं नाम नहीं, लड़के ने। लड़के ना
मेरे पोते ने बुलाया कि जी क्या बात है, तन्ने हमारी बहन की फ़ोटो लगाया इस पर और हमने अच्छा लगा, जो थारे पर मर्जी हो सरी कर लो तुम। तो इनने बुलाया के फिर मारा पीटा, जितना उसको पीटा। तो उन्होंने फिर इनके सारे घर को ना फिर कहा कि जी हम तो जैसे इन्होंने मारे ऐसे रोड गिरवा देंगे, 4 बात तो पाऊँ उन तो एक ही तोड़ा। और 1.5 महीने तक हमारे बच्चे बाहर नहीं लिगड़े, कतई भी लिगड़े नहीं। अब भाई हम फैसला हो जाएगा, ना तो प्रशासन ने सुनी। न्यूज थारी रिपोर्ट काएगी, लेकिन जब थारा कहीं चोट नहीं है नो कहा उन्होंने, तो वह फिर जहाँ भी गए इनकी बात नहीं सुनी किसी ने भी। तो पुलिस को आपने सूचना दी है? सूचना शाम भी दी हमने, और जब गोली चल रही है जब भी दी डॉक्टर साहब ने। ना कोई आया ना कोई बोला, फोन उठा के फिर रख दिया। अब जब कतई खून खराबा यहाँ होगा और पीट कर 1 घंटा तक फिर भी उन्होंने गोली चलाई है, जब पुलिस आई है, जब सारा काम हो लिया। क्या मांग करते हो पुलिस से? हाँ जी, क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से तो हम इंसाफ चाह रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।